टीवी की है यार, छोड़ दीजिएगा आपको, पक्का मैं बता रहा हूँ NDTV है ये। आवाज आ रही है मेरी जी। आदाब आप तमाम लोगों को, आप तमाम हाजरीन, यहाँ पर बहुत बहुत खैर मकदम है आपका और अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है मुझे यहाँ पे। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज आए और बहुत अच्छी सी महफिल सजी है यहाँ पे। और सबसे ज्यादा तो मुझे पता है हम सब लोगों ने कितना ज्यादा मिस किया है जश्न रेख्ता में हाजिर होना ऑफलाइन। ऑनलाइन ये पिछले 2 साल जो रहे उसमें इस तरह की खूबसूरत महफिलें सजी नहीं, और इसलिए इस दफा और भी ज्यादा बातचीत का आमने सामने रूबरू होकर मजा आएगा। तो शैलेश लोढ़ा हमारे साथ हैं। मुझे पता है कि इनको तारुफ की कोई जरूरत नहीं है, इनकी जो शख्सियत है उसकी तमाम परतें आज से आप तमाम लोग जरूर यहाँ पे वाकिफ हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियों से, गर्मजोशी से खैर मकदम करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। हम ये भी जान रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं वो आपको सुनने के लिए यहाँ पर बेचैन हैं, तो आप कहेंगे हम सब सुनेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ देखने लायक तो मैं हूँ नहीं। ये है शैलेश लोढ़ा की शख्सियत की एक खासियत जिससे आप ज्यादातर लोग वाकिफ हैं। बेइंतहा विट, बेइंतहा ह्यूमर, और इसलिए महफिल बहुत दिलचस्प होगी, इसका हम सबको यकीन है। शैलेश साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। बातचीत की शुरुआत किसी एक जगह से करनी होगी। आप तमाम लोग जानते हैं इनको बतौर एक शायर, बतौर एक कवि, बतौर एक एक्टर भी, तो कितनी सारी तहे हैं इनकी शख्सियत की। एक्टिंग भी की इन्होंने, और कविता तो ये मतलब जिसे कहते हैं घुट्टी में मिली, शायद बचपन से ही कविता कर रहे हैं वो। तो पहले जरा सी बातचीत की शुरुआत में करना चाहती हूँ कि ये जो कविता का सफर है आपका बतौर एक कवि, 9-10 साल की उम्र से आपने शुरू कर दिया, तो वो क्या लम्हा रहा जहाँ आप एक 10 साल का बच्चा कविताएं लिखने लग गया शैलेश साहब? देखिए 10 साल की उम्र में दिल तो टूटते नहीं है। आज की बात अलग है, क्योंकि आज का जमाना तो ऐसा है कि मैं अपने घर से निकल रहा था तो एक 12 साल के बच्चे को मैंने टेलीफोन पे बात करते हुए सुना, तो मेरा बच्चों ऐसी बात मत किया करो। तो आज का ज़माना थोड़ा सा अलग है। उस ज़माने में दिल तो टूटते नहीं थे कि आदमी शायर हो जाए, लेकिन गांव में पला बड़ा हूँ मैं, राजस्थान के बहुत छोटे छोटे गाँव में। तो अकेला रहता था घर पे, बहनें हॉस्टल में पढ़ती थी, और स्कूल से आने के बाद मेरी साथ ही सिर्फ मैगजीन्स हुआ करती थी, क्योंकि समाज कल्याण विभाग में पिताजी काम करते थे, तो मैगजीन्स बड़ी आती थी हमारे घर में। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सरता, कादम्बिनी, नंदन, चंपक, पराग, ये उस जमाने की मैगजीन, उन्हें मैं पढ़ता रहता था। और शायद कुछ क्रिएटिविटी तो होगी, तो जब अकेला था और बीमार भी पड़ा रहता था घर में, कई बार बहुत बीमार हुआ, तो एक रजिस्टर और पेन कॉपी वो मुझे दे जाते थे। तो मैं कभी कार्टून बनाता, कुछ करता, उसमें लगा इतना जब पढ़ता तो मुझे लगा ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ शायद। तो तुकबंदी सी कुछ की कविता, तो मैं उसे क्या कहूँगा, लेकिन आप इसे कहें खुदादाद सलाहियत है, ये खुदा दे के भेजता है, ईश्वर दे के भेजता है। जब लोग मुझे कहते हैं कि कविता का शौक कैसे पैदा हुआ, तो हमेशा यही कहता हूँ कि ये शौक मुझे कैसे पैदा हुआ ये नहीं मुझे पता, लेकिन ये शौक लेके ही मैं पैदा हुआ था। तो 10-11 साल की उम्र में जो लिखना शुरू किया, सितंबर 1980-81 की बात है, और ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि 30 सितंबर 1981 के दिन ही राजस्थान में कस्बा सुमेरपुर, वहाँ मैं पहली मेरी प्रस्तुति एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के मंच पे हुई, और वहाँ से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। वो जो तालियों की गूंज कानों में रही, मुझे लगा कि शायद रास्ता यही ठीक है, और वो बाल कवि शैलेश से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि नगमा जी मुझसे बात कर रही है। बहुत हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, और आपका बड़प्पन है कि आपने इतनी हमें इज्जत अफजाई, हम इज्जत बख्शी है। आपने कहा बाल कवि शैलेश के तौर पे आपकी पहचान हुई, पर वो आप बाल कवि शैलेश जब बड़ा हो रहा था, तो ये एक्टिंग की राह कैसे पकड़ ली फिर आपने? बतौर एक कवि आपकी पहचान थी, पहचान बन रही थी। लोअर मिडिल क्लास आदमी के जीवन में इतने लोन होते हैं तो उसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। यहाँ से नहीं चुका तो यहाँ से चुक जाएगा। खैर ये तो लाइटर साइड पे है। एक्टिंग भी फिर से मैं ये कहूँगा कि मैंने तलाश नहीं किया, उसने मुझे तलाश किया। जब हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों पे जब पूरे देश में इतना प्यार मिला और इतनी इज्जत अफजाई हुई और लोग इतनी मोहब्बत करने लगे, तो सब टीवी के ओनर उस वक्त हुआ करते थे, मार्केट अधिकारी, उन्होंने मुझे सुना और उन्होंने कहा कि मुझे ये चाहिए, मुझे इनके साथ काम करना है। और इस तरह से पहला टेलीविजन शो वाहवा, जो आज से 22 वर्ष पहले हिंदी कविता का शो जो आया था, और उसे मैंने किया।
और वहाँ से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ, वाह वाह, उसके बाद बहुत खूब, क्या बात है, कॉमेडी सर्कस, वाह वाह क्या बात है, नुक्कड़ का शेर, सामने वाली खिड़की, तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं और वाह भाई वाह सब चल ही रहा है। वाह भाई वाह नया शो है आपका, जिसे आप कमाल है कि हर दिन करते हैं जी, हर दिन करते हैं, बावजूद उसके आपने वक्त निकाला है और हमारे साथ स्टेज पे हैं और इन तमाम इस तरह की महफिलों में आप फिर भी जा पा रहे हैं। तो ये कविता का आपका जो शौक है, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आप एक्टिंग करते करते फिर आपने एक्टिंग छोड़ी क्यों? एक्टिंग छोड़ी कहाँ है? अभी भी आप एक्टिंग कर ही रहे हैं। मैंने एक शो छोड़ा है जी। ये अभी हमारे साथ जहाँ बैठे हैं इस वक्त शैलेश लोढ़ा बोल रहे हैं, वो भी एक एक्टिंग तो है। नहीं, इस वक्त मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, इस वक्त मैं आपके साथ बड़ा नेचुरल हूँ। मैं एक्टिंग कर रहा होता तो बहनों और भाइयों वैसा कुछ करता, बड़ा नेचुरल है, बहुत आराम से बात करते। जैसे रेडियो पे हमारे एंकर्स करते हैं तो सुनिएगा आप, वैसा कुछ नहीं, बहुत नेचुरल हूँ। एक्टिंग नहीं छोड़ी। एक्टिंग जब आपने शुरुआत की तो एक्टिंग आपके लिए बहुत आसान रही? कवि शैलेश जो है वो एक्टिंग की दुनिया। देखिए, हिंदी कविता, जब आप वाचक परंपरा में आप भी हैं, आप एंकर करती हैं शो, और जब भी कोई व्यक्ति वाचक परंपरा में होती है तो अभिनय उसमें शामिल होता है। जीवन में भी तो अभिनय शामिल होता है। जीवन में जब आप बातचीत कर रहे होते हैं तो आपकी जो आंगिक भाषा है, आपके जो शब्द हैं, उनका जो संयोजन है, उसमें जो आप उस पर जो जोर डालते हैं वो ऐसी जगह पे डालेंगे ना, जरूरी है। आपने मतलब किसी पर गुस्सा आ जाए तो कभी आप ऐसे कहते हैं कि मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा, इस अंदाज में तो नहीं कहते। हम कहते मैं एक दूंगा ना तुझे। ये एक दूंगा का जो भाव है उसमें अभिनय शामिल है। इस जीवन में जो अभिनय कर रहे हैं वो नेचुरल निकलता है बाहर। जब कैमरे के सामने कर रहे हैं उसमें दिक्कत सिर्फ ये है कि जब आप दो व्यक्ति होते हैं कैमरे के सामने और जिस वक्त आपका क्लोजअप होता है तब कैमरे के पास वो व्यक्ति नहीं होता, आपको कल्पना करनी पड़ती है कि वो व्यक्ति वहां खड़ा है, तो फिर वहां अभिनय थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। लेकिन करत करत अभ्यास ही जड़मती हो सुजान। और अगर जिंदगी में मुश्किलों से आप डरने लगे तो फिर जिंदगी क्या है? आसान रास्ते ढूंढने से जिंदगी नहीं बनती। और मुश्किल तो नहीं था, लेकिन होता रहा, चलता रहा और काम हो गया। तो एक शो आपने छोड़ा, आपने कहा, पर वो शो जो था वो बिल्कुल वनवास जैसा था, 14 साल का। वजह कुछ उससे, वनवास से बाहर आने को आप आतुर थे? देखिए, वजह तो अब अभी तक तो मैंने नहीं बताई है, किस दिन बताऊंगा, आज नहीं तो कल, लेकिन वजह अभी तक मेरे पास ही है। आज ही है पब्लिक। अच्छा, क्या करें आज? पब्लिक कह रही है आज ही जानना है कि क्यों छोड़ा। यार तो राष्ट्रीय प्रश्न हो गया। The nation wants to know. क्यों छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया तो कहूँ, लेकिन हाँ, लोगों को एहसास तो हो जाता है कहीं ना कहीं, लोग अपना अंदाज लगा लेते हैं क्या वजह रही होगी। एक मशहूर शायर है, उसके 2 शेर मुझे याद आते हैं, बस इतना सा जवाब समझ लीजिए कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती। दुनिया, वो कहते हैं कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती, देने को मैं भी उसे गाली दे सकता हूँ, मेरी तहजीब इजाजत नहीं। आप में से ज्यादातर लोग जो है वो समझ गए होंगे। शैलेश साहब, इसके पहले कि हम बातचीत आगे बढ़ाएं, बातचीत के बीच बीच में आपकी कविताएं, आपकी रचनाएं, ये शामिल होना बहुत जरूरी है। आपने नया कुछ, ताज़ा कुछ लिखा हो तो यहाँ जो आज खास जो हाजरीन मौजूद हैं आप उनको सुनाएंगे? मैं जरूर सुनाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बगैर पैसे सुनाने का मजा ही कुछ और होता है। क्योंकि बाकी लोग तो हम बड़ा चार्ज करके जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी महफिल है जहाँ लोग आना चाहते हैं, क्योंकि ये मोहब्बतें जो है ये बड़ी कमाल की, और जुबान से मोहब्बत, भाषा से मोहब्बत, कविता से मोहब्बत, काफिये से मोहब्बत, रदीफ से मोहब्बत, ये मोहब्बत कहाँ मिलती है? ये मोहब्बत जो इस तरह से है, तो यहाँ बैठ कर जरूर सुनाना चाहूँगा जो मैंने नया लिखा है वो भी, और जो मुझे बीच बीच में याद आ गया वो भी सुनाता रहूँगा कहीं ना कहीं। तो अच्छा, अभी आप सुनने के लिए? बिल्कुल, इरशाद, लोग इंतजार में हैं, आपने कुछ नया लिखा है, आप सुनाएं। नया लिखा मुझे याद नहीं, उसमें कागज देखना पड़ेगा, लेकिन तब तक मैं वो 4 बंदे सुना देता हूँ। आपने कहा कि आप बचपन में कविताएं करते थे, लेकिन ये जब मैं लोगों को देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा इसलिए लगता है। मैं एक लोअर मिडिल क्लास से निकल के आया, मैं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का हूँ, छोटे छोटे गाँव में रहता था और कुछ नहीं होता था, लेकिन सब कुछ था। आज सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं। लेकिन ये जो हमारा हिंदुस्तान है ना,
इसकी बड़ी खासियत है, हमारी तासीर में एक बात है कि हमारे पास और कुछ ना हो, लेकिन हमारे लबों पे तबस्सुम जिंदा रहने का सबब हम ढूंढ ही लेते हैं। हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट रहे, ये सबब हम ढूंढ ही लेते हैं। उत्सव कैसे मनाया जाए हम कर ही लेते हैं। किसी को याद है कि कोविड हुआ था, हम मास्क लगाए घूम रहे थे, और घूम क्या रहे थे, घूम तो रहे ही नहीं थे, घर में पड़े हुए थे। उस वक्त लग रहा था जिंदगी रुक गई है, लेकिन आज हम फिर से उत्सव मना रहे हैं। तो जिंदगी में कुछ हो न हो, ये जो उत्सव मनाने का जो हमारा भाव है, हिंदुस्तानी भाव, ये दुनिया में सबसे मशहूर है, और ये होना भी चाहिए। मशहूर से ज्यादा है दुनिया में सिर्फ हमारे पास है। तब मेरी 4 पंक्तियां मुझे याद आती है, मैंने लिखा था कि हम लोअर मिडिल क्लास वालों की जिंदगी आखिर है क्या। देखिए, ये शान और शौकत, ये वैभव इस देश के यथार्थ का 1000वां हिस्सा भी नहीं है। भूख, गरीबी, शोषण, वेदना, पीड़ा बहुत जगह बिखरी पड़ी है। और जिन गाँव में जिस बचपन को मैंने गुजारा, वो ऐसा बचपन था कि जहाँ सुबह चूल्हे जलते थे तो ये पता नहीं होता था कि शाम को उस पर तवा चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, या जिस पेट ने सुबह खाना खाया उसे रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या बच्चे जिस कदम स्कूल की तरफ जाने चाहिए वो बूट पॉलिश करने जा रहा है, वो स्कूल कभी जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो हमारी जिंदगी है, उससे मोहब्बत जो है, तब मैंने 4 पंक्तियां यूं कही थी कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना। हमारी जिंदगी थी क्या, हम हैंडपंप में पानी भरने जाया करते थे, खासतौर पर बाल्टियां लेके। पानी की कमी तो एक कारण था ही, लेकिन पड़ोस की लड़कियां भी जाती थी, तो हम सारे लोग जाया करते थे। तो जिंदगी क्या थी कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, अरे भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है, तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है। ये जो मोहब्बत है, ये जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन मोहब्बतों और इन तमाम दुश्वारियों के बीच से कविताएं आपकी निकली हैं। आपको लोगों ने स्टेज पे हमेशा एक हास्य, एक मज़ाहिया बातचीत, ह्यूमर, विट इनमें देखा है, लेकिन आपने रिश्तों पे भी बहुत कुछ कहा शैलेश जी। और आप मतलब अगर मैं कहूँ कि रिश्तों के शायर हैं, रिश्तों के कवि हैं, आपने माँ पे लिखा है, आपने बेटी पे लिखा है। तो कई बार ऐसा लगता है ना कि इंसान बहुत हंसाता है, अंदर में काफ़ी गहरे जो जज्बात हैं वो भी रहते हैं। तो उन जज्बातों को क्या एहसास जो भी है हंसता हंसाता है, हमारे एक प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी 2 पंक्तियां मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि वो जो मशहूर मस्खरा होगा, आंख से कंठ तक भरा होगा। अगर आप भरे हुए नहीं हैं तो ह्यूमर हो ही नहीं सकता। माँ पे लिखा, बेटी पे लिखा, पिता पे लिख नहीं पाया, इसलिए उन पे लतीफे लिखे, लेकिन अपने ही परिवार पे लिखा, और आसपास जो भी दिखा वो लिखा। ह्यूमर है, मेरी बातचीत में है, मेरे अंदाज में है। तो मैं आपसे ये आगे बढ़ने से पहले पूछूं कि आपने आसपास अपने ही परिवार पे क्यों लिखा? लोग इंस्पिरेशंस आगे ढूंढते हैं। मेरे घर में ही जब इतना बढ़िया रॉ मटेरियल उपलब्ध है तो मुझे और कहीं जाने की जरूरत क्या है। जैसे मेरे पिताजी, आपको भी मिले जाके उनसे, जोधपुर राजस्थान में रहते हैं, बड़े पिताजी किस्म के पिताजी हैं, अद्भुत पिताजी हैं, मतलब इतने कमाल के पिताजी। मुझे लगा कि मुझे यही लिखना चाहिए जो करते हैं। वो कमाल के पिताजी हैं। क्लास में मुझे टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बोले खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। आपने देखा मैथमेटिक्स में उदाहरण देते हैं, आप मैं हिंदी स्कूलों में पढ़ा हूँ, हमारे मित्र भी पढ़े होंगे, वो 3 बिंदु बना देते हैं, चूंकि माना की, तो बना दिया ऐसा, तो चूंकि बना के बोले मेरे को गणित पढ़ा रहे थे, खड़े हो गए, बोले मैं तुम्हें उदाहरण देता हूँ, समझाओ। बोले मान लो तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए है और दूसरी जेब में 150 रुपए है, इसका क्या मतलब? उनका पैंट किसी और की है। मैं जानता हूं वहां क्या हो सकता है। बोले नहीं, गणित पढ़ाना, पिताजी 100 इधर से दे दे, 150 इधर से दे दे, इसका क्या मतलब? मैं कहा बाप किसी और का, अठंडी नहीं दे, कभी नहीं। सोच समझ कर खर्च करने वाले इंसान। मतलब उनके पास कोई एक आदमी मांगने के लिए आया, आप उनका जवाब देखो। बोले साहब चंदा दीजिए। बोले किस चीज के लिए? बोले शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल बनानी। बोले खड़ा हो जाए, खड़ा हो। तो किस चीज के लिए पैसा मांग रहा है, जितनी जरूरत ही नहीं है। शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल, जो अंदर है वो उठ के बाहर आ नहीं सकता, और जो बाहर है वो जाना नहीं चाहता। काय की दीवार, काय का पैसा, निकल। अच्छा मेरे चाचा जी तो उससे भी आगे हैं,
लोग उनसे अनाथालय के लिए कुछ मांगने गए, उन्होंने तो औलाद दे दी। तो जब आपके आसपास ही ऐसा मटेरियल तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। ये जो खासियत है, आपने काफी अपनी ही कौम के ऊपर बहुत सारे लतीफे भी सुना है मारवाड़ियों के ऊपर, तो आप पे भी कुछ ये असर आया कि नहीं है? ये जो किफायत शुआरी, मैं मारवाड़ी हूँ। ये जो एक किफायत का आपके पिताजी ने एक पैसा भी किसी को नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, हम सोच समझ के खर्च करते हैं, ऐसे नहीं है, कंजूस नहीं, सोच समझ के खर्च करते हैं। आप जाइए, इतनी प्याऊ, इतनी धर्मशाला, इतने कॉलेज हम लोगों ने बनवाई है। नहीं, मैंने सुना कि शैलेश लोढ़ा इसलिए अपने शब्दों को भी बड़ा सोच समझ के खर्च करते हैं। बिल्कुल, देखो वो करना भी चाहिए। में किफायत देखिए, जीवन में क्या है, ये बात रुपए की नहीं है, हर चीज की। अच्छा, मारवाड़ी समझदार होता है, हम लोग समझदार लोग हैं, हमें मालूम है कब क्या करना और कैसे करना। जैसे हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर एक भिखारी खड़ा हुआ था। हाँ, अब आप समझो, सोच समझ के खर्च करने का अल्टीमेट उदाहरण देखो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर भिखारी खड़ा हुआ था, तो अंदर से कमिश्नर ने कह दिया, चला जा, तेरा यहाँ काम नहीं है। वो बोला, रिटर्न भी नहीं भरूं। अगली बात मजेदार है, उसने कहा, भिखारी होकर रिटर्न भर रहा है? बोले, नहीं, रिटर्न भरा इसलिए भिखारी हो गया। तो पैसा बड़ी काम की चीज है। और रही बात मारवाड़ी की, तो हम लोग बड़े समझदार लोग, हम लोग समय पे सब कुछ करते हैं। अच्छा, उस चीज को निकालना, उसे बाहर करना, ये बस ये था कि मेरे आसपास इतने लोग हैं, हम लोग जो करते हैं वो हमारा अपना एक तरीका है, और उस तरीके को मैं कहता रहा और लोगों को बड़ा आनंद आता रहा। आपने स्टेज पे काफी लोगों के सामने रखा है इसको, तो आज भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के शायद इससे इनको जानकारी, इनसे वाकफियत नहीं होगी, तो जरा बताएं, क्योंकि हमने सरदारों पर तो बहुत सारे लतीफे सुने, और जो सरदार है उन्होंने खुद पे भी लतीफे बनाए, दूसरे लोगों ने भी, पर मारवाड़ियों में शायद लतीफे बनाने वाले आप पहले शख्स। नहीं, मैंने लतीफे नहीं बनाए, मैंने वही जो मेरे आसपास होता है वो देखा। वो खुद लतीफा, वो हमारे आसपास जो होता है वो कमाल का है। हमारे लोग बड़े कमाल के, अद्भुत लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं। मतलब ऐसे लोग हैं, जैसे एक बार ट्रैफिक पुलिस वाले ने एक को पकड़ लिया, अरे 3 सवारी होती है, तो रोक लिया, 3 सवारी है, तो चला रहा था, वो चौंका, बोले 3 सवारी, मोहन कहाँ गिर गया? हम लोग एक कदम आगे चलने वाले लोग, हम बड़े अद्भुत लोग हैं। हमारे मतलब जैसे कोई भी चीज प्रैक्टिकल होता है आदमी। जैसे किसी लड़की ने एक लड़के को कह दिया कि मैं तेरे प्रेम में कुछ भी कर सकता हूँ, तो बोले 29 का भाड़ा सुना। प्रैक्टिकल अप्रोच है हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते जिसके अंदर कुछ जो बड़ी सतही हो या जो काल्पनिक हो। हम लोग प्रैक्टिकल लोग हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ से कोई आदमी जेल में भी चला जाए तो अपना काम कर लेता है। एक चला गया जेल में, वहाँ मजेदार है सुनना, जेल में चला गया तो उसके पिताजी ने उसे चिट्ठी लिखी। अभी देखिए ये बारीक काम कैसा होता है, तो इंटेलिजेंट लोग जरूर समझ जाएंगे। तो पिताजी ने उसे चिट्ठी लिखी कि तू तो जेल में चला गया है, अब पीछे खेत पड़ा हुआ है, अब इसे कैसे मैं इसमें से फसल बोऊंगा, क्या करूंगा, इसे खोदना पड़ेगा, और तू जेल के अंदर बंद है, मैं अकेला बूढ़ा आदमी क्या करूंगा। तो उसने जेल से वापस चिट्ठी लिखी पिताजी को कि नहीं 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 नहीं, खेत को हाथ भी मत लगाना, क्योंकि जो मैंने सोना चुराया है वो वहीं दबा हुआ है। अब ये चिट्ठी पहुंची पिता के पास, 3 दिन बाद पुलिस पहुंची और सारा खेत खोद दिया। तो जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। बहुत अलग अलग चीज है। जैसे एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है कि जो नजर आता है वैसा नहीं होता। जैसे एक थे जो बड़ा लोगों को धर्म का ज्ञान देते थे और प्रवचन देते थे। देहावसान हो गया, ऊपर पहुंच गए, तो ऊपर वो जब बारी आ रही थी कौन स्वर्ग में जाएगा कौन नर्क में जाएगा, तो उनके साथ साथ एक व्यक्ति और पहुंचा जो बस चलाता ड्राइवर था, वो भी पास में खड़ा हुआ था। तो सबसे पहले उनको पूछा आप क्या करते हैं, बोले मैं ये करता हूँ, ये प्रवचन देता हूँ और ये है वो है। अच्छा आप 1 मिनट वेट करिए, आप क्या करते हैं, बोले मैं बस चलाता हूँ, सरकारी ड्राइवर हूँ। बोले अच्छा आप स्वर्ग में जाइए। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया, वो चौंके कि बोले ये क्या हुआ, आपकी क्या बात कर रहे हैं भाई, मुझे आपने इंतजार करने के लिए कह दिया, इन्हें कह रहे हैं आप जाइए, आप स्वर्ग में चले जाइए। मैं जब बोलता हूँ तो लोग ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, और इतना बड़ा काम मैं कर रहा हूँ और आप मुझे कह रहे हैं वेट करिए और आप बस के ड्राइवर करके अंदर चले जाइए। बोले देखिए गलतफहमी है, जो आप जैसा सोचते हो वैसा होता नहीं है। आप जिस वक्त बोल रहे होते हैं तब जरूरी नहीं है कि लोग ईश्वर को याद करें, वो बैठ के कुछ और सोच रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। लेकिन ये जब जब बस चलाता है
कहानी उसमें बैठने वाला, उसके बाहर वाला सिर्फ ईश्वर को याद करता है। तो जो नजर आता है वैसा नहीं होता। आप शैली जी व्यवहारिक कवि हैं, आपके आसपास किसी और प्रेरणा की जरूरत नहीं है। आसपास जिंदगी में इतनी ज्यादा प्रेरणाएं हैं कि ऑब्जर्वेशन है, आप देखिए ना आसपास, ऑब्जर्वेशन के पोएट हैं आपको लोग इतने मिल जाएंगे, आप बातचीत करिए उसमें से ह्यूमर निकलेगा। ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग, इस तरह के सवाल करते हैं, इस तरह के जवाब देते हैं, आप उनमें से ह्यूमर निकाल लीजिए। और जिस इलाके से आप, जो आपकी जाए पैदाइश जो है वो जोधपुर है, जी। राजस्थान के आप हैं, वहाँ का ह्यूमर जो है, आप फिर बम्बई में आपने वक्त बिताया, बम्बई का ह्यूमर, वहाँ का ह्यूमर कुछ अलग किस्म का होगा, कुछ आपने फर्क पाया या देखिए, क्या खास है उधर? वैसे ह्यूमर का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है अंदाज कि अलग यहाँ का होता है। ह्यूमर वहाँ का, लेकिन हाँ ये होता है। लेकिन जो रस्टिक ह्यूमर है ना हमारे, जो हमारे गाँव के अंदर जो बैठता है, वो कमाल के लोग